Hello guys, my name is Pankaj Radwal and today we are going to talk about this MSCD FSM FN001 the basic cell theory and structure जो कि हमारा यूनिट 2 का चैप्टर है but we are going to discuss the first and the second unit together with some topics. So today we are going to talk about the basic cell theory and the basic cell. So if you are new to this channel, so please do subscribe and like my videos because we are going through these chapters and we are going to learn a lot of things. So हमारा सबसे पहले I welcome everyone in this concept and we are going through the applied physiology जो कि हमारा master of food and nutrition का पहला जो topic है. So इस जनरी में हमारे पास कुछ कोर कंसेप्ट हैं. सेल थियरी, व्हाट इज़ द सेल साइकिल, माइटोटिक फेज, स्टेजेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलिसिस पाथवे. बट इन सबको पढ़ने से पहले हम छोटे छोटे कंसेप्ट्स को पहले रिवाइज करेंगे. सो आई हैव मेड दिस ऑल द टॉपिक विद इन द शॉर्ट videos or the short courses. So make sure you have been through all the courses and आप जो है उन सारे courses के जो वीडियो को जो है one by one clarity आएगी. So चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले we are going to defining the biology. So biology is the study of complicated things that have the appearance of having been designed with the purpose. ये रिचर्ड डॉकिंस ने दिया था. Except that we have the physiology. So what is the physiology? So basically जो physiology है is the study of physical and chemical processes that takes place in the living organism during the performance of the life function. And you can see in the Greek physio is a native and the logos is discourses means natural philosophy of the body. So जो हमारी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी जो है हमारी नेचुरल बॉडी की जो फिलॉसफी है उसको अंडरस्टैंड करने का सब्जेक्ट है. और हमारा जो फूड एंड न्यूट्रिशन का जो पहला चैप्टर है दैट इज़ नोन एज द अप्लाइड फिजियोलॉजी. अप्लाइड फिजियोलॉजी मीन्स इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी जो है वो कौन से ऑर्गन से बनी हुई है, कैसे बनी हुई है एंड हाउ इट वर्क्स. So let's discuss it one by one. So next we have the cell theory first of all. So what is the cell theory? And हमें सबको पता है कि हम छोटी क्लास से हम इसको रीड करते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि जो सेल थे वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किए थे एंड इट इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द सेल. एंड वी ऑल नो कि जो हुक थे उन्होंने डिस्कवर किया था हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न. आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट इज़ अ वेरी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क उन्होंने लिया था और वेरी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया तो उनको कुछ ऐसा हनीकॉम्ब लाइक कुछ उसमें उन्होंने कंपार्टमेंट्स देखे. बेसिकली जो कंपार्टमेंट्स थे वो हॉलो कंपार्टमेंट्स थे, एम्प्टी कंपार्टमेंट्स थे, क्योंकि उन्होंने जो कॉर्क का जो स्लाइस लिया था वो प्लांट सेल्स थे और वो डेड सेल्स थे जो उन्होंने स्टडीज किए थे. तो उनको कुछ कंपार्टमेंट्स दिखे और उन कंपार्टमेंट्स और बॉक्सेस लाइक जो कंपार्टमेंट्स थे उनको उन्होंने नाम दिया सेलुले मीन्स सेल. तो वहीं से ये जो नेम है ये चलता आ रहा है सेल्स. एंड बेसिकली जो सेल्स होता है विच इज़ नोन एज द compartments and it is a misnomer name basically, but again studies have been continuous since ages and Antony von Leeuwenhoek ने 1683 में दोबारा स्टडीज़ की और उन्होंने सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया अंडर द माइक्रोस्कोप लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड सेल्स एंड स्पर्म एक्सेट्रा. So we have the two type of the cells theory, original cell theory and the modern cell theory. क्योंकि बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अपने ओपिनियंस दिए, तो अलग अलग साइंटिस्ट के अपने अपने ओपिनियंस थे. तो हम सबको पता है कि शेल्डन और शिवान ने 1893 में एक पेपर पब्लिश किया था, माइक्रोस्कोप इन्वेस्टिगेशन ऑन सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट. तो उन्होंने कुछ सेल स्टडीज़ किए थे क्योंकि शेल्डन जो थे शेल्डन और जो शिवान जो थे वो अलग अलग वो जोलॉजी और बॉटनी के साइंटिस्ट थे दोनों. तो उन्होंने एक ने प्लांट सेल्स को स्टडीज़ किया, एक ने एनिमल सेल्स को स्टडी किया और उन्होंने माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने देखा कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के अंदर.
तो उन सारी सिमिलैरिटीज़ को उन्होंने क्लब किया और उन्होंने कॉमन पेपर पब्लिश किया जिसका उन्होंने नाम दिया सेल थ्योरी। और इसके बाद बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ एंड ओपिनियंस भी आए और उन सब चीज़ों को हमने देखा कि उनके क्या क्या फ्लॉज हैं और कहीं पे जो अलग अलग सेल थ्योरी थी उन सबको हमने क्लब करके एक मॉडर्न सेल थ्योरी बनाई और इस सेल को हमने बेस माना हमारी सेल बायोलॉजी का, जिसको हम सेल डॉक्ट्राइन और सेल प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं। सो आइए चलिए हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी जो है जैसे कि हमने पता वी ऑल नो दैट कि ये दिस इज़ अ फंडामेंटल सेल थ्योरी। एंड उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स, कि जो सारी एनिमल्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बने हुए हैं, राइट। और ईच सेल इज मेड अप ऑफ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हर एक जो सेल है वो कुछ प्रोटोप्लाज्म से बना हुआ है, स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म उसके अंदर है। सो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? बेसिकली प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग सब्सटेंस एंड उसके अंदर क्या है? इट कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एंड इनसाइड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और विदाउट सेल वॉल ऑन इट्स आउटसाइड। उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती उसकी बाहर वाली साइड पे। सो all the cells are basically alike in their chemistry and physiology. So you can see जो सारे के सारे cells हैं वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग उनके अंदर केमिकल्स हैं, बट उनकी compositions तो सेम है, but they have the different works. So activities of an organism are sum total of all the activities of some. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड माई पर्सनल फेवरेट बिकॉज हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं, हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी सेल कर रहे हैं और हम उन सारी एक्टिविटीज़ की एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल कि अभी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग कौन कर रहा है? लाइक वी आर इनहेलिंग द एयर जा रही है नोज़ के थ्रू और नोज़ के थ्रू जो हमारी एयर जा रही है वो हमारी लंग्स के अंदर जा रही है। हमारी लंग्स की जो सेल्स हैं वो हमें एयर को इनटेक करने में और एक्सहेल करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प करते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज इन द एल्वोलाई, राइट। उसमें भी हेल्प करते हैं ताकि हमारे ब्लड के साथ डिफ्यूजन होती है हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, और यू नो लाइक वी हैव डन ऑल द थिंग्स। और कौन करता है? जो डिफ्यूजन हो रही है ये कौन कर रहा है? एल्वोलाई में, हमारे लंग्स में द ब्लड सेल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी कर रहे हैं एंड दे आर ट्रांसफरिंग इट इनटू द एल्वोलाई एंड फिर उसमें से हम अपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन को वो खुद इनटेक कर लेते हैं एंड दैट इज़ ऑल गोइंग साइड बाय साइड थ्रू द सेल्स। एंड सारे सेल्स की जो एक्टिविटी को अगर हम कंपाइल कर लें तो हम बोल देते हैं कि हम रेस्पायर कर रहे हैं या हम ब्रीदिंग कर रहे हैं। दैट इज़ द सम टोटल ऑफ our activities or like the sum total of the cell activities which we can say कि हम खुद activities कर रहे हैं। So now let's coming to the modern cell theory. So modern cell theory ने क्या बताया? The bodies of all the living beings are made up of cell and their products. जो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे लिविंग सेल्स हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, उनकी जो बॉडी है वो सेल एंड देयर प्रोडक्ट से बनी हुई है। Cells are the unit of structure in the body of living organism. That's true. Cells जो हैं वो हमारी structure basis, जो हमारी body का structure है उसकी unit है। Every cell is made up of protoplasm, nucleus, organelles and covering membrane. That's also the second point is right. And cells are unit of functioning in living organism. That's completely true. हमारी जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं, तो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, साथ के साथ हमारी बॉडी के वेरियस एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस भी करते हैं, लाइक डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, एवरीथिंग इज डन बाय द सेल्स ओनली. That is the activities of an organism are sum total of activities in itself. तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनिजम्स की, देट आर द टोटल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल्स. फोर्थ पॉइंट, while a cell can survive independently but not organelles. हमारे जो सेल्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ऑल द बायोकेमिकल एक्सचेंजेस आर गोइंग इन इट, बट ऑर्गेनालिज जो है वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकती. द सेल्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स and different region of the same organisms
having fundamental similarity in the structure, chemical composition and metabolism. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट रीजन ऑफ द सेम ऑर्गेनिजम्स हैं, बट उनकी जो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ हैं स्ट्रक्चर की, केमिकल कंपोजिशन की, मेटाबॉलिज्म की, दे आर द सेम. लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द सेल बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय सेल्स. राइट. सो हमारी लाइफ जो है वो सेल्स में एग्जिस्ट करती है क्योंकि सारी जितनी भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटीज़ हैं वो सेल्स के द्वारा की जाती हैं. ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. जब हम ग्रो करते हैं, हमारी ग्रोथ जो है वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारे सेल्स जो हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं और ग्रो करते हैं. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इनसाइड सेल्स. हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे सेल्स के अंदर डीएनए की फॉर्म में स्टोर होती है. लाइफ पासिस थ्रू फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ सेल्स. जब सेल डिवाइड करते हैं तो जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यू डॉटर सेल में पास हो जाता है और लाइफ जो है एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफॉर्म होती रहती है. न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू डिवीजन. उनमें माइटोसिस और मियोसिस होती है जिसके कारण जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड कर जाते हैं न्यू डॉटर सेल्स में. एंड सेल्स आर टोटिपोटेंट. टोटिपोटेंट इज अ वर्ड विच कैन डिस्क्राइब कि जो टोटिपोटेंसी होती है, अ सिंगल सेल is unable to grow and to multiply into the whole organism. इसी को हम टोटिपोटेंट बोलते हैं. अगर आपको टोटिपोटेंट के बारे में नहीं पता और जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. आई कैन मेक द अनदर वीडियो फॉर द टोटिपोटेंट टू एक्सप्लेन दैट चैप्टर. बिकॉज जो स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी या लैब से रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, सो टोटिपोटेंट वर्ड इज़ वेरी कॉमन इन दैट. बिकॉज जो टिश्यू कल्चर वगैरह करते हैं उसमें टोटिपोटेंट वर्ड जो है यूज़ होता है. दैट्स वाई. And we can make the another video on that topic also. So let's discuss the another one. What is the cell basically? We are talking about the cell theory, structures, etc. But cells होते क्या हैं? The simplest unit of living matter. एक जो living matter होता है उसकी simple unit है. जैसे कि अगर हम बोलें कि हमारा घर किससे बना है, दीवारों से, कमरों को जोड़कर, दीवारों को जोड़कर. बट जो हमारी दीवारें हैं वो किससे बनी है? हमारी दीवारें जो बनी हैं उनके अंदर रेपिटेटिव फॉर्म में ब्रिक्स को अरेंज किया गया है ताकि हमारी दीवार बन सके, दीवार के बाद हमारा जो है रूम बन सके और फिर हमारा घर. लाइकवाइज दिस, हमारे जो सेल्स हैं दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द लिविंग मैटर. सो जो हमारे घर की एक यूनिट है वो एक ब्रिक है, एक ईंट से हमारा घर बना है. एक ईंट को हम लगाते रहते हैं रेपिटेटिव मोड में, हमारी वॉल बन जाती है. वॉल्स को जॉइंट कर देते हैं, रूम बन जाता है. रूम्स को जॉइंट कर देते हैं, हाउस बन जाता है, होम बन जाता है. उसी तरह जब हम सेल्स को रेपिटेटिव फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, सेल्स टू सेल क्या बनते हैं? टिश्यू. टिश्यू टू टिश्यू क्या बनते हैं? ऑर्गन. एंड ऑर्गन टू ऑर्गन क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम एंड देन बॉडी. सो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ as no living organism can have life without being cellular, because a cell is a unit of both its structure and function. This is a very important point. Now let's continue with this. So we have the two type of the cells, eukaryotic cells and prokaryotic cells. The eukaryotic cells जो होते हैं उनके अंदर organized nucleus होता है, mass होता है, protoplasm surrounded by protective layer, selectively permeable membrane or some other membrane covered organelles except Monera. ओके. यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो न्यू सेल्स होते हैं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में होता है. न्यूक्लियस होता है सेंटर के अंदर, उसके अंदर सारा डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल जो है वो पैक्ड होता है, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुली. यू कैन सी ऑन द पिक्चर. ऊपर आप पिक्चर में भी देख सकते हो. यहाँ पे सेल हैं, सेल के अराउंड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है. यू कैन सी दैट. एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब ही क्या है? प्रीवियस सेल्स. जो सेल्स जब धरती बनी थी, जब लाइफ स्टार्ट हुई थी, जो सेल तब बने थे, दैट आर नोन एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स. प्रिमिटिव सेल्स भी हम इनको बोलते हैं. It is the primitive type of cells in which genetic material is not in organized structure. हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बैक्टीरिया, प्लानेरिया, अमीबा, ग्लीना, ये जो कुछ ऐसे अलग अलग
टाइप के जो सेल्स हैं जो तब बने थे जब हमारी अर्थ बनी थी, फिर धीरे धीरे हम इन्वॉल्व हुए, सेल्स टू सेल और कम्प्लेक्स होते गए एवोल्यूशनरी फॉर्म में, एंड फिर एनिमल्स बने, एनिमल्स के बाद और कम्प्लेक्स एनिमल्स बने, राइट, दैट यू विल स्टडी इन एवोल्यूशन, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्स हेयर. सो जो सेल्स, जो प्रीवियस सेल्स हैं, प्रिमिटिव सेल्स हैं, एंशिएंट सेल्स हैं, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो इतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, फ्रीली सेल के अंदर फ्लोट कर रहा है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है, न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, न्यूक्लियस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं उनके अंदर. जो डीएनए है वो नेक्ड है, नेक्ड सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ऐसे ही फ्लोट कर रहा है. ऑर्गेनेलिज हैं उनके अंदर काम करने के लिए, बट ऑर्गेनेलिज भी जो है वो फ्रीली फ्लोट कर रही हैं, कोई डबल मेम्ब्रेन नहीं है उनके ऊपर. सो दे हैव वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ द, यू नो, लाइक बेसिक जो सिंपल फॉर्म ऑफ द सेल होता है वैसा उनका सिंपल फॉर्म ऑफ सेल है, लाइक बैक्टीरिया. सो नाउ जब सेल ग्रो करता है तो सेल ग्रो करता है, फिर डिवाइड करता है, डिवाइड करने के बाद वो उसकी जो डिवीजन होती है वो 2 टाइप्स में होती है, माइटोसिस या फिर मियोसिस. तो जो सेल है वो या तो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा, तो 2 लाइकली सेल्स जो हैं वो सो 2 लाइकली सेल जो हैं वो डिवाइड करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि कार्बन कॉपीज जो हैं वो जनरेट होती हैं. मियोसिस में क्या होता है, सेल डिवाइड हो जाता है एंड जेनेटिक मटेरियल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू इट. बट माइटोसिस किस में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है. माइटोसिस हेल्प इन द मल्टीप्लिकेशन. लेट्स सी, तो सेल साइकिल की अलग अलग फेजेस होती हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फेजेस ऑफ यूकैरियोटिक सेल साइकिल. द फर्स्ट इज द गैप नॉट. गैप नॉट क्या होता है, इसके अंदर जो सेल है वो ग्रो करता है और स्टार्ट करता है डी डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन मतलब उसके अंदर सारी चीज़ें जो डिफरेंशिएट करती हैं, ग्रो करने के लिए रेडी हो जाती हैं. गैप 1, दिस इज द G1 फेज. इसके अंदर ग्रोथ होती है सेल की, सेल और ग्रो करता है, एंड प्रिपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन करने के लिए सेल जो है वो करने के लिए स्टार्ट हो जाता है. क्रोमोसोम्स जो हैं वो रेडी होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डीएनए जो है वो फ्रीली न्यूक्लियस के अंदर अटैच्ड है. अभी क्या है, वो रेडी हो रहा है. तो वो जब नेक्स्ट फेज आती है एस फेज में, तो उसके अंदर क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोसोम्स. एंड गैप 2 जो G2 फेज है उसके अंदर क्या होता है, सेकेंड ग्रोथ फेज होती है. इसके अंदर हमारा जो RNA है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, एंड फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स. देन वी हैव प्रोफेज. सो प्रोफेज जो है वो पहली माइटोटिक फेज होती है. और पहली माइटोटिक फेज में क्या होता है, so let's discuss it one by one. So mitotic phase, you can see the mitotic phase is stages of the chromosome separation. So इसके अंदर हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं. लाइक बाइनरी फ्यूजन आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, राइट, सिंपल बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, दैट इज ऑल्सो माइटोटिक डिविजन. सो उसके फेजेस होते हैं कि हमें कौन सी चीज़, एक्चुअली फेजेस तो ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर तो नहीं दिखाई देता, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस. फेजेस ये हमने खुद ने, ह्यूमंस ने ये फेजेस जनरेट की हैं ताकि हमें पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाए. तो प्रो फेज हमने किस फेज का नाम दिया, जब सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिफ्यूजेस इन इंटरफेस, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है. क्रोमोसोम कंडेंस, ईच क्रोमोसोम डुप्लीकेट एट द एंड ऑफ प्रोफेज, न्यूक्लियर एनिमल ब्रेक्स इनटू वेसिकल्स. तो इसके अंदर ये सारे चेंजेस आते हैं प्रोफेज के अंदर, कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी एनवेलप होती है, न्यूक्लियर एनवेलप भी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होना शुरू हो जाते हैं, कंडेंस होना शुरू हो जाता है. डीएनए जो है वो पहले फ्रीली होता है, फिर बाद में क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. उस फेज़ को हमने, मतलब अभी डीएनए जो था अभी वो और कंडेंस होगा और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको अभी वो हुआ नहीं है, स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज प्रोफेज. प्रोमेटाफेज, प्रोमेटाफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व्स, यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है. प्रोटीन अटैच्ड टू सेंट्रोमर्स, प्रोटीन जो है वो अटैच हो जाते हैं. माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो काइनेटोचोर्स के ऊपर भी अटैच हो जाती हैं.
माइक्रोट्यूब्यूल्स के आगे क्या होती हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं जिनके ऊपर वो क्रोमोसोम अटैच होते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी इट, जस्ट फोकस ओवर हियर. फिर मेटाफेज आता है. मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट एंड अटैच टू माइटोटिक स्पिंडल्स में. देन वी हैव द एनाफेज. द सेंट्रोमेयर्स डिवाइड एंड सिस्टर क्रोमाटिड्स सेपरेटेड एंड मूव टू पोल्स. जो सेंट्रोमेयर्स हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है. उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, मतलब जो हमारे क्रोमोसोम्स थे वो ग्रो हुए और डुप्लीकेट हुए, डबल हो गए. फिर अभी वो डबल क्यों हुए, क्योंकि उनको 2 सेल्स में डिवाइड होना है. तो अभी यहाँ पे वो डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे. लाइक हाफ क्रोमोसोम एक डॉटर सेल में चले जाएंगे और हाफ एक में, राइट. एंड देन वी हैव द टीलोफेज. टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमाटिड्स अराइव्ड एट पोल्स. जो क्रोमाटिड्स होते हैं वो पोल्स तक आ जाते हैं और सेल कंप्लीटली 2 हिस्सों में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है. न्यू मेम्ब्रेन जो है न्यू डॉटर सेल्स की वो बनने लगती है और क्रोमोसोम्स धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं. ये पूरा प्रोसेस फिर न्यू डॉटर सेल्स में रिवर्स होता है, क्योंकि अभी जो क्रोमोसोम्स थे अभी वो डीएनए में जो है वो कन्वर्ट होंगे, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, फिर नया न्यूक्लियस बन जाएगा और प्रॉपर फिर जो सेल है वो ग्रो करके एक डेवलप्ड न्यू सेल बन जाएगा. So these are the some phases of mitotic phases. And now we have the diagrammatic representation of the mitotic phase. You can see the stages of chromosome separation. First of all, prophase. यहाँ पे आप देख सकते हो prophase में यहाँ पे DNA न्यूक्लियस के अंदर है, अब ग्रो कर रहा है, वो कंडेंस हो रहा है तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया. प्रोमेटाफेज में आप देख सकते हो यहाँ पे सेंट्रोमेयर्स बन रहे हैं और क्रोमोसोम बन के रेडी हो चुके हैं. मेटाफेज में आगे आप देख सकते हो 2 सेंट्रोमेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं. और यहाँ पे देखो क्रोमोसोम्स जो हैं वो अटैच हो गए हैं उनके ऊपर, राइट. और इन्हीं के रास्ते, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये एक ऐसा राइट ये ऐसी स्ट्रिंग्स होती हैं. जैसे इमेजिन करो कि आपने कपड़े सुखाने वाली तार जो है वो बांधी हुई है एक जगह से दूसरी जगह पे, एक दीवार से दूसरी जगह पे कपड़े सुखाने वाली तार बांधी हुई है. आपने उसके ऊपर कपड़े सुखा दिए. अब आपको उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है. आधे जो है आप उसी तार के ऊपर जो आपने कपड़े सुखाए हुए हैं हाफ आप लेफ्ट साइड पे कर दोगे, हाफ राइट साइड में कर दोगे. लाइकवाइज दिस जो मेटाफेज होती है उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर जाके लगते हैं और फिर बाद में जब नेक्स्ट फेज जब आती है, एनाफेज आती है, उसमें डिवाइड करना शुरू करते हैं. एंड वो जो सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं जो डुप्लीकेट हुए थे वो बाइफरकेट डिवाइड होते हैं और दोनों सेंट्रियोम्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं. फिर उसके बाद हमारा जो सेल है वो डिवाइड हो गया है. अब देखो जो मेम्ब्रेन है वो भी डिवाइड हो रही है और देन धीरे धीरे जो है हमारा जो सेल जो क्रोमोसोम्स थे वो डिसअपियर हो जाएंगे. एंड देन आप देख सकते हो हमारे न्यू सेल्स जो हैं वो यहाँ पर बन के रेडी हो जाते हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट द माइटोटिक फेज. ये मैंने बहुत ही सिंपल वे में समझाया है. इसको और इलैबोरेट वे में हम समझाने की कोशिश करेंगे, बट इट इज़ अ ओवरव्यू कि हम पूरे टॉपिक्स में क्या पढ़ेंगे. दिस इज जस्ट अ जर्नल इंट्रोडक्शन फॉर एवरी टॉपिक, राइट. 1 by 1 वी विल डिस्कस एवरी इन द डिटेल. सो प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे. तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर and do follow for more such